ने जो अपनी वो बुक या अपनी वो जर्नल, वो रिसर्च पेपर जब पब्लिश किया था उसकी पब्लिकेशन डेट आ जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लेजरिज्म की मैंने बात की है कि अगर आपने हूबहू वो चीज़ विकिपीडिया से या कहीं से भी उठाई है और हूबहू उसकी डेफिनेशन वैसी लिख दी है और आगे उसका रेफरेंस भी दिया है, जस्ट इन केस आप कहें कि मैंने रेफरेंस भी दिया है, तो वो चीज़ बज़ाहिर पता तो चल जाएगी कहाँ कि हाँ जी यहीं से उठाई गई है और ये इसका रेफरेंस है, लेकिन वो प्लेजरिज्म में काउंट होगी। तो टू अवॉइड प्लेजरिज्म आप उस चीज़ को रीफ्रेज करें, थोड़ा सा पैराफ्रेज करें, अपनी वर्डिंग में लिखें और आगे उसका रेफरेंस तब भी दें, क्योंकि अगर मैंने फ़र्ज़ करें कोई बात की है, मेरी कोई बात हूबहू वैसा कोट करता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में कोट करके आगे मेरा नाम और पब्लिकेशन डालेगा, मेरा सर नेम, ठीक, और पब्लिकेशन डेट। वरना मेरी ही बात को वो रीफ्रेज करके, ताकि मायने वही रहें लेकिन बात थोड़ी सी उसकी अपनी वर्डिंग में आ जाए, रीफ्रेज करके तब भी वो मेरा नाम और डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेगा, लेकिन इससे क्या होगा, वो चीज़ प्लेजरिज्म में काउंट नहीं होगी। जैसे कि इन्होंने अगर BIM की डेफिनेशन और उसकी बारे में बात की है कि इज़ अ मल्टी डायमेंशनल बिल्डिंग मॉडल क्रिएटर दैट हेल्प्स द की स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू विजुअलाइज द फाइनल प्रोडक्ट बिफोर इट इज़ बिल्ड। अब ये कोई भी आम बंदा पढ़े उसे पता चलेगा अच्छा BIM होता क्या आगे, क्योंकि ये BIM पे पूरा टॉपिक लेकर अगर चलें या IPD पे लेकर चलें तो पढ़ने वाले को पता होगा अच्छा BIM होता क्या। इंट्रोडक्शन में ये लिख दिया। अब उन्होंने आगे रेफरेंस भी दिया है कि उन्होंने इस जगह से ये चीज़ उठाई है और 2019 में ये पब्लिश हुई थी। क्योंकि ये उन्होंने खुद रीफ्रेजिंग की है, पैराफ्रेजिंग की है, तो ये अब प्लेजरिज्म में काउंट नहीं होगा। तो आई होप आपको वो चीज़ समझ आ गई है। आपने इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में मोस्टली आप डेफिनेशंस देते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ में विद रेफरेंसेस आप ये एविडेंसेस हैं, अब ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ऑथेंटिक जगहों से उन्होंने ये बातें लिखी हैं, बताई हैं। ये देखिए एलन 1985। तो इससे क्या होगा, आपका टर्म पेपर उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है कि आपने रिसर्च की है। तो अब नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंट स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी, ये होता है, ये असल में बताता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ योर स्टडी, कि आप ये जो स्टडी कर रहे हैं, ये टर्म पेपर आपने अगर बनाया है, किसी चीज़ पे रिसर्च की है तो क्यों की है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई है। ठीक, आपने उसमें थोड़े से अपने ऑब्जेक्टिव्स और एम्स बताने होते हैं। सेकेंड है हमारे पास रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस होता है कि आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया कि मैंने इस पर रिसर्च करनी है। ठीक, अब मैंने उर्दू और इंग्लिश पे रिसर्च करनी है। अब मुझे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस चाहिए होंगे जिनको मैं फाइंड आउट करूँ अपने टर्म पेपर में, मतलब कुछ सवाल मैं बिल्डअप करूँ जिनको मैं अपने पूरे टर्म पेपर में सर्च आउट, फाइंड आउट कर रही होंगी। रिसर्च क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं, आप कोई हाइपोथेसिस भी क्रिएट कर सकते हैं कि आई थिंक दैट इंग्लिश इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम उर्दू। इस तरह करके आप कोई भी रिसर्च हाइपोथेसिस बना सकते हैं जिसको थ्रू आउट द टर्म पेपर आप एनालाइज करें और एंड में एक कंक्लूजन निकालें कि हाँ आया वाकई ही इंग्लिश उर्दू से डिफरेंट है या नहीं। ठीक, तो मोस्टली रिसर्च क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इट कैन बी 2, 3 और मिनिमम 2 से 3 ही होते हैं बस। तो ये एक सैम्पल है, जैसे कि मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया कि व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन उर्दू एंड इंग्लिश, और दूसरा कि फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक डिफरेंसेस निकालने हैं उर्दू और इंग्लिश में। जबकि मेरे ऑब्जेक्टिव्स, अब मैं ये रिसर्च कर क्यों रही हूँ, क्यों कि मेरा एम है कि मैं डिस्टिंग्विश करूँ उर्दू लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज से इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से लेवल्स हैं, फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक। दूसरा, उर्दू और इंग्लिश स्पीकर्स के दरमियान जो लैंग्वेज का डिफरेंस है, जिसकी वजह से उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट लगती हैं या उनको लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम होती है, तो इससे इस टर्म पेपर से क्या होगा, उन्हें पता चलेगा उर्दू और इंग्लिश में ये डिफरेंसेस हैं और वो ज़्यादा ईजीली ये सिग्निफिकेंस हो सकता है मेरे काम का कि वो ज़्यादा ईजीली इन लैंग्वेजेस को सीख सकें। जब आपको एक लैंग्वेज का डिफरेंस पता चल जाता है, अच्छा ये ज़बान मेरी इस ज़बान से मुख्तलिफ है इन टर्म्स में, तो उस ज़बान को सीखना आसान हो जाता है आपके लिए। सो दीज आर माई ऑब्जेक्टिव्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू बड़ी मज़े की चीज़ है, कुछ टर्म पेपर्स में ये इंक्लूड किया जाता है, कुछ में नहीं किया जाता। अब लिटरेचर रिव्यू असल में वो प्रीवियस वर्क होता है, जैसे आप बैकग्राउंड वो भी वर्क भी कह सकते हैं, प्रीवियस वर्क भी कह सकते हैं, जो और लोगों ने किया है। मीन्स आपका ये एक टॉपिक कुछ नया नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस पर रिसर्च की होगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे की होगी। किसी ने उर्दू लैंग्वेज पे स्टडी की होगी, किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज पे स्टडी की होगी, किसी ने दोनों के डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ फोनोलॉजिकल लेवल पे डिफरेंसेस निकाले होंगे, किसी ने मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे निकाले होंगे। तो आप इनका हवाला दे दे के बताते हैं कि इस शख्स ने ये बात की, इस शख्स ने ये बात की। इससे क्या होता है, आपका टर्म पेपर, आपका रिसर्च वर्क स्ट्रॉन्ग होता है। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप गूगल स्कॉलर पे जाएं,
अपने कीवर्ड्स डालें, जैसे एब्स्ट्रैक्ट में आप कीवर्ड्स डालते हैं वैसे उर्दू इंग्लिश फ़र्ज़ करें, उर्दू इंग्लिश डिफरेंसेस मैंने लिख दिए, तो मेरे पास पूरी एक लिस्ट आ जाती है। मैंने उनमें से रिसर्च पेपर पढ़ने स्टार्ट किए, आया मैं पूरा रिसर्च पेपर पढ़ूँ या मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू होता है, आप एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट से आपको पता चल जाता है चीज़ों का कि इसमें है क्या। उसको आप रीफ्रेस करें, रेफरेंस डालें। ठीक, रेफरेंस ये होता है कि आप सेकंड नेम डालते हैं उस राइटर का, उस ऑथर का, और आगे उसका पब्लिकेशन डेट, और आगे उसको अपने वर्ड्स में उसकी उस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि उसने अपने पूरे रिसर्च पेपर में क्या बात की है। इससे क्या होता है, आपका लिटरेचर रिव्यू स्ट्रॉन्ग होता है, आपका टर्म पेपर स्ट्रॉन्ग होता है। इसको लिखने का ये तरीका है। इन्होंने चाइना और इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर लिखा है किसी ने, तो उन्होंने ये देखें यहाँ पे रेफरेंस दिया है, इनसाइट रेफरेंस, और डेट ऑफ पब्लिकेशन, और आगे खुद कि ही एक्सप्लेन दिस, ही एनालाइज्ड, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। और टर्म पेपर में एक एवरेज 2 से 3 लिटरेचर रिव्यू काफ़ी रहते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमारे पास है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मेथोडोलॉजी। इसमें हमारे पास होता है कि हम रिसर्च अप्रोचेस बताते हैं कि हमने अपने रिसर्च कंडक्ट कैसे की है, हमने अपनी पॉपुलेशन क्या रखी है, अपने सैम्पल्स क्या रखे हैं, और अपनी क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की है। Either we conducted surveys, we conducted interviews, we carried out an experiment। ये सारी चीज़ें आप बताते हैं कि आपका असल में आपकी अप्रोच क्या थी। जैसे कि यहाँ पे है कि मेथोडोलॉजी और अप्रोच, इन्होंने डाटा कलेक्शन कैसे की है, केस स्टडी यूज़ किया है, इन्होंने बाकी अपने डिफरेंट डाटा एनालिसिस किस तरह किया है, सोर्सेज क्या हैं इनके। इसमें मज़ीद सब हेडिंग्स हैं, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर दूँगी अपने टर्म पेपर, जब मैं आपको पूरा एक टर्म पेपर दिखाऊँगी। फिर हमारे पास आपकी फाइंडिंग्स आती हैं, जिसे आप एनालिसिस भी कहते हैं। उसमें आपका अपना पूरा रिसर्च वर्क आता है, जिसमें आपने चीज़ें फाइंड आउट की होती हैं, अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें, और फिर कंक्लूजन लिखते हैं, और फिर एंड में आते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के 3 स्टाइल्स होते हैं, MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड भी है, और बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली ये 3 यूज़ किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई कर देती है कि इस मेथड के थ्रू आपने रेफरेंसेस करने हैं, मतलब आपका MLA स्टाइल हो, शिकागो हो, AP हो, लेकिन अगर रेफरेंसेस को नहीं आप यूनिवर्सिटी ने बताया तो आप APA की तरफ जाएंगे। APA इज़ द यूनिवर्सल वन दैट इज़ यूज्ड। तो इनसाइड रेफरेंसेस और एंड में जो रेफरेंसेस यूज़ होते हैं उस पर APA स्टाइल सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एक्चुअल रिसर्च पेपर के ऊपर, टर्म पेपर के ऊपर। एक तो रिसर्च पेपर बार बार मुंह पे आता है। ठीक है, ये हमारा टाइटल पेज है, जिसपे मेरे टॉपिक का नाम, मेरा नाम, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम, मेरे सुपरवाइज़र का नाम आएगा। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट है जो इटैलिक्स में मैंने लिखा है, नीचे मैंने कीवर्ड्स दे दिए हैं, और ये पहले पेज पे आया है, और ये पूरा पेज इसी का है। फिर इंट्रोडक्शन में मैंने सबसे पहले उर्दू को इंट्रोड्यूस किया है, फिर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया है, फिर दोनों के इंपॉर्टेंस और डिफरेंसेस पे थोड़ी सी लाइट मारी है, और यहाँ पे देखें थोड़ी सी मैंने दिए हैं इनसाइट रेफरेंसेस। फिर रिसर्च क्वेश्चंस अपने लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी बताई है, ईदर इट्स क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। स्टडी डिज़ाइन मेरा क्या है, सैम्पलिंग मैंने कौन सी यूज़ की है। सैम्पलिंग होती है आपकी पॉपुलेशन, मींस अब मैंने उर्दू और इंग्लिश में फ़र्ज़ करें अगर मैंने किसी चीज़ पे भी रिसर्च कंडक्ट करनी है तो मेरी पॉपुलेशन क्या होगी। मैं पूरी पॉपुलेशन पे तो नहीं कर सकती, मेरा सैम्पल क्या होगा। मोस्टली मेरी यूनिवर्सिटी का इंग्लिश डिपार्टमेंट वो मेरा सैम्पल होगा, तो मैं बाकायदा यहाँ लिखूँगी कि मेरी सैम्पलिंग क्या है। मेरे रिसर्च टूल्स मैंने कौन से यूज़ किए हैं, मेरे डाटा कलेक्शन का मेथड क्या था। मेरा ज़्यादातर डाटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पे ही डिपेंड करता है, इसलिए मैंने उसमें ऑब्जर्वेशन ही लिखी है। मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स क्या है। प्राइमरी सोर्स होता है जो आपकी इंटरव्यूज़, एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेज़ वगैरह होते हैं। सेकेंडरी होता है जो आपका काम जर्नल्स, बुक्स, जहाँ से आपने मवाद इकट्ठा किया हुआ होता है, ये आपके सोर्सेज होते हैं। अब मेरा ये देखें, जो प्राइमरी सोर्स है वो तो एग्जामिनिंग है मेरी अपनी, और मैंने ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ उर्दू इंग्लिश के उठाए हैं, जबकि मेरे सेकेंडरी सोर्सेज जर्नल्स, पोइम्स और बुक्स हैं। डाटा को मैंने एनालाइज कैसे किया है, थ्रू माय ऑब्जर्वेशन, थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये मेरा डाटा एनालिसिस है। ठीक, इसके बाद ये मेरी टोटल फाइंडिंग्स हैं, ये मेरी हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग्स, और ये मेरी सब हेडिंग्स हैं। उसके अंदर मैंने टेबल्स भी डाले हैं, आप टेबल्स डाल सकते हैं। टेबल्स को नीचे लेबल भी करना होता है, टेबल नंबर 1.1, 1.2 इस तरह करके, और नीचे आप इन टेबल्स को भी आगे जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि मैंने ये बातें पहले ही लिख दी और एंड में टेबल डाला है, तो मुझे इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा वर्क है। फिर मैंने एंड में कंक्लूजन डाला है, कंक्लूजन में वही सम अप किया है हर चीज़ को। फिर ये मेरे रेफरेंसेस हैं, ये देखें, ये मैंने रेफरेंसेस डाले हैं। अब रेफरेंसेस का मैं आपको बता दूं, आप जब वहाँ से, मैं रेफरेंसेस का पूरे एक अलग वीडियो बनाऊंगी,
जब कॉपी पेस्ट करते हैं गूगल स्कॉलर से तो आपने क्या करना है, आपका क्योंकि वो हैज़र्डली आप बस करते जाते हैं, अच्छा मैंने ये चीज़ रेफरेंस लिया है, यहाँ पे डाल दिया। एंड में क्या करना है, आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है, ये आपको A to Z दिख रहा होगा, यहाँ पे जाना है, उसको ओके करना है। इससे क्या होगा, आपका जो पूरा रेफरेंस है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। अब आपने सिर्फ इनको अलग करना है, ठीक, स्पेस दे के इनको अलग करना है, क्योंकि मैं पहले ये सब कुछ कर चुकी हूँ इसलिए ये इस तरह आ गया है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगी एक टर्म पेपर बनाने के लिए, थोड़ी बहुत हैं लेकिन आपके बहुत काम आएगी।